हाँ हाँ। क्या हिल हाउस सच में भूतों का घर था या क्रेन परिवार बस अपने ही दर्द से भाग रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में किसी को भी बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो क्रेन परिवार के नोट्स हैं और द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस के जो दस्तावेज हैं। हाँ, वे दस्तावेज बहुत कुछ कहते हैं। जी, तो आज हमारा उद्देश्य यही समझना है कि क्या ये महज एक डरावनी कहानी है या फिर मानवीय मनोविज्ञान, गहरे आघात और उस दर्द का एक बहुत ही साफ आईना है जिसे हम अक्सर खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। सही कहा। और कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही सामान्य सी लगती है शुरुआत में। जी। क्रेन परिवार, जिसमें पिता ह्यू हैं, माँ ओलिविया हैं और उनके 5 बच्चे। हाँ, स्टीवन, शर्ली, थियो, ल्यूक और नेल। ये पूरा परिवार उस पुराने, विशाल और थोड़े अजीब से दिखने वाले घर में रहने आता है जिसे हिल हाउस कहते हैं। और उनका इरादा तो बहुत ही सीधा था ना, मतलब इस पुराने घर की मरम्मत करना, इसे रेनोवेट करना और फिर इसे बेचकर अपने परिवार के लिए एक सपनों का घर बनाना। एकदम। लेकिन जैसे जैसे हम क्रेन परिवार के नोट्स पढ़ते हैं, ये साफ महसूस होने लगता है कि कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बने होते। उनकी अपनी एक अलग नीयत होती है। नियत? आहा, ये शब्द बहुत सटीक है, क्योंकि जब वे इस घर में कदम रखते हैं तो वे सिर्फ एक भौतिक स्थान में प्रवेश नहीं कर रहे होते। वे एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह में दाखिल हो रहे होते हैं। घर का वास्तुशिल्प, उसकी दीवारें, उसके गलियारे, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कोई जीवित इकाई हो। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प विरोधाभास है कि जो जगह इंसान को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करानी चाहिए, मेरा मतलब है उसका अपना घर, वही जगह धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदलने लगती है। बिल्कुल। और जो उनके अवचेतन मन में छुपे सबसे गहरे डर हैं, ये घर उन्हें बाहर निकालने लगता है। और ये बुरा सपना कोई एक रात में शुरू नहीं होता, ये बहुत ही धीमी गति से रेंगते हुए उनकी जिंदगी में दाखिल होता है। हाँ, नोट्स में उन शुरुआती रातों का जिक्र बहुत विस्तार से है। बच्चों को अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। रात के अंधेरे में दीवारों के भीतर से खटखटाने की आवाजें, ठंडी हवा के झोंके और अजीब सी परछाइयां। आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि बच्चों की कल्पना बहुत तेज होती है। किसी पुराने घर में उन्हें डर लगना स्वाभाविक है। बिल्कुल। ह्यू क्रेन भी तो शुरुआत में यही सोचते हैं ना कि ये सिर्फ पुरानी पाइपलाइनों या ढलती हुई बुनियाद की आवाजें हैं। हाँ, वो एक तर्कसंगत पिता की तरह सोचते हैं। लेकिन ये खौफ सिर्फ बच्चों के बेडरूम तक सीमित नहीं रहता। घर का सबसे गहरा और रहस्यमयी प्रभाव अगर किसी पे पड़ता है तो वो है माँ ओलिविया। ओलिविया। उनका व्यवहार इतनी खामोशी से बदलता है कि परिवार को एहसास ही बहुत देर से होता है। और यही पूरी कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये कोई साधारण डर नहीं था। मानसिक टूटन और अपराध बोध किस तरह से एक इंसान को अंदर से खोखला कर सकता है, ओलिविया उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। मतलब हिल हाउस एक बहुत ही चालाक शिकारी की तरह काम कर रहा था। एकदम सही। वो ओलिविया की उन भावनाओं को अपना हथियार बनाता है जो एक माँ के अंदर सबसे पवित्र मानी जाती हैं। अपने बच्चों को दुनिया की हर बुराई और दुख से बचाने की तीव्र इच्छा। ओहो, तो घर उनके दिमाग में ये बात बैठाने लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत भयानक है। हाँ, घर उन्हें विश्वास दिलाने लगता है कि बच्चे बड़े होकर सिर्फ दर्द झेलेंगे और वे सिर्फ इस घर के अंदर मौत की आगोश में ही हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। ये एक माँ के प्यार को उसके ही बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल करने का बेहद भयानक हेरफेर है, और यही हेरफेर उस परिवार को उस खौफनाक रात तक ले जाता है। वो रात जिसका जिक्र नोट्स में सबसे ज्यादा डरावने तरीके से किया गया है। हाँ, वो रात जब पिता ह्यू को आखिरकार एहसास होता है कि घर उनकी पत्नी को पूरी तरह निगल चुका है। आधी रात को ह्यू का बच्चों को जगाना, उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में भरना और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकलना। गाड़ी की हेडलाइट्स में हिल हाउस का वो डरावना नजारा, और पीछे छूट गई ओलिविया। और सबसे दुखद बात यह है कि उस रात ओलिविया की उसी घर में रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। वे शारीरिक रूप से तो उस घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो कभी उस रात से बाहर नहीं निकल पाए। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहीं पर यह कहानी एक साधारण भूतिया किस्से से कहीं आगे निकल जाती है। जब इंसान किसी बहुत बड़े मानसिक आघात या सदमे का सामना करता है और उसे सुलझा नहीं पाता, तो वो दर्द समय के साथ खत्म नहीं होता, वो अपना रूप बदल लेता है। इंसान का दिमाग उस दर्द से निपटने के लिए बचाव के तरीके विकसित कर लेता है। क्रेन परिवार की ये 5 बच्चे
उसी अनसुलझे आघात से निपटने के 5 अलग-अलग तरीकों के प्रतीक बन जाते हैं। सही कहा। उनका वयस्क जीवन इसी बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने उस भयानक रात की यादों को कहां और कैसे छुपाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बेटे स्टीवन की। स्टीवन की कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, वो खुद डरावनी कहानियां लिखता है, भूत प्रेतों की घटनाओं की जांच करता है। उसने अपने ही परिवार के अनुभवों पर किताब लिख दी, जिससे उसे शोहरत मिली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्टीवन खुद भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सच्चाई से पूरी तरह इनकार करने की प्रवृत्ति है, जिसे हम डिनायल कहते हैं। मतलब वो हर अलौकिक घटना को किसी मानसिक बीमारी या विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच्चाई को नकारना खुद को बचाने का एक बहुत आम तरीका है। स्टीवन के लिए ये स्वीकार करना कि भूत सच में होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि उसकी माँ की मौत के लिए कोई अलौकिक शक्ति जिम्मेदार थी। बिल्कुल, और कि जो कुछ भी डरावना उन्होंने बचपन में देखा वो सब सच था। उस सच का बोझ इतना भारी है कि उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी किताब के जरिए अपने दर्द को एक उत्पाद में बदल देता है। हाँ, क्योंकि किसी दर्द को कागज पर लिखकर दुनिया को बेचना उस दर्द को असल में महसूस करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। ये सब एक नियंत्रण पाने की कोशिश है। नियंत्रण, ये शब्द शर्ली के लिए एकदम सटीक बैठता है। शर्ली का पेशा ही देखिए, वो एक फ्यूनरल होम चलाती है। ये बहुत ही चौंकाने वाला चुनाव है। कोई भी सोचेगा कि जिसने बचपन में मौत का इतना भयानक रूप देखा हो, वो लाशों के बीच रहना क्यों चुनेगा? क्योंकि शर्ली हर चीज पर नियंत्रण रखना पसंद करती है। वो शवों का मेकअप करती है, उन्हें संवारती है, जैसे वो मृत्यु को एक सलीके में बांधने की कोशिश कर रही हो। बचपन में उसने मौत को बिना किसी चेतावनी के अनियंत्रित रूप से आते देखा था। माँ की मौत एक ऐसा सदमा थी जिस पर किसी का बस नहीं था। उस बेबसी ने शर्ली को इतना डरा दिया कि उसने अपना जीवन मौत को सुधारने में लगा दिया। जब वो शव को तैयार करती है तो असल में वो मौत को बता रही होती है कि वो उससे डरती नहीं है। उसे लगता है कि अगर वो मृत्यु की प्रक्रिया को अपने हिसाब से चला सकती है तो शायद वो उस अनिश्चितता से बच सकती है। बाहर से वो बहुत सख्त दिखती है, लेकिन अंदर से आज भी वो छोटी बच्ची है जो खौफजदा है। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। और फिर आती है थियो। थियो का किरदार सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उसके पास एक अजीब क्षमता है, वो लोगों को छूकर उनकी भावनाएं महसूस कर सकती है। और इसी वजह से उसने एक नियम बना लिया है, हमेशा दस्ताने पहनने का। वो किसी को सीधे नहीं छूती, ये खुद को दुनिया से काट लेने जैसा है। थियो के दस्ताने एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं। मनोविज्ञान में एक स्थिति होती है जहां इंसान हमेशा चौकन्ना रहता है, हाइपर विजिलेंस। जब कोई बच्चा आघात से गुजरता है तो उसका तंत्रिका तंत्र बहुत संवेदनशील हो जाता है। थियो दूसरों की भावनाओं को इतनी गहराई से महसूस करती है कि खुद को बचाने के लिए उसे दस्ताने चाहिए। वो शारीरिक रूप से करीब जा सकती है, लेकिन भावनात्मक रूप से एक दीवार बनाकर रखती है। उसे डर है कि किसी का दर्द अंदर उतरा तो वो खुद को खो देगी। बिल्कुल। और थियो ने जहां दस्तानों का सहारा लिया, वहीं लूक का तरीका बिल्कुल उलट और विनाशकारी था। लूक ने नियंत्रण छोड़ दिया और खुद को नशे में डुबो लिया। ल्यूक की कहानी पढ़ते हुए सच में बहुत तकलीफ होती है। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ भागने में लगा रहा, सड़कों पर रहना, हेरोइन का इस्तेमाल करना। ल्यूक का किरदार शायद सबसे ज्यादा हृदय विदारक है। हिल हाउस के अंदर उसने जो देखा था, वो लंबा सा भूत, वो एक बच्चे के लिए बहुत भयानक था। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि किसी ने ल्यूक की बातों पर विश्वास ही नहीं किया। जब आपका डर आपके सामने खड़ा हो और कोई यकीन ना करे तो इंसान एकदम अकेला पड़ जाता है। ल्यूक ने उस अकेलेपन से बचने के लिए नशे का सहारा लिया। नशा उसके लिए मजा नहीं था, ये अपनी तकलीफ का खुद इलाज करने की हताश कोशिश थी। समाज अक्सर ऐसे लोगों को सिर्फ नशेड़ी मानता है, लेकिन उस लत के पीछे जो गहरा घाव है उसे समझना जरूरी है। ये बहुत ही मार्मिक है, लेकिन इस पूरे दर्द के केंद्र में जो है वो है नेल। हाँ, ल्यूक की जुड़वा बहन। हाँ, नेल सबसे ज्यादा पीड़ित है। बचपन से उसे लगातार एक खौफनाक आकृति दिखाई देती है, बेंट नेक लेडी, यानी मुड़ी हुई गर्दन वाली औरत। वो परछाई किसी भी वक्त नेल के सामने आ जाती है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान बिस्तर पर पड़ी रहती है और वो औरत उसके ठीक ऊपर लटक रही होती है। नेल में हर इलाज की कोशिश की, लेकिन वो कभी इस खौफ से बाहर नहीं निकल पाई। नेल हमेशा से सबसे कोमल सदस्य रही। वो उस सदमे का शुद्ध रूप है जिसे नकारा नहीं जा सकता। स्टीवन की तरह झूठ से नहीं ढका जा सकता, शर्ली की तरह व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, ना थियो की तरह छुपाया जा सकता है और ना ल्यूक की तरह सुन्न किया जा सकता है।
नेल वो आघात है जो लगातार सामने खड़ा रहता है। वो बेंट नेक लेडी कोई भूत नहीं बल्कि निरंतर डर का प्रतीक है। और यहीं पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कहानी का सबसे बड़ा और विचलित कर देने वाला मोड़। नेल अंततः हार मान लेती है। उसे लगता है कि इस डर का सामना करना ही होगा। वो वापस हिल हाउस लौट कर जाती है और घर उसका स्वागत ऐसे करता है जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे का करती है। घर उसे एक खूबसूरत भ्रम में फंसाता है। और उसी भ्रम के बीच नेल सीढ़ियों से नीचे गिरती है और फंदे से लटक कर उसकी मौत हो जाती है। उसकी गर्दन टूट जाती है। और फिर जो खुलासा होता है वो सच में होश उड़ाने वाला है। वो भयानक बेंट नेक लेडी कोई भूत नहीं थी, वो खुद नेल ही थी। जब वो मरती है तो समय में पीछे की तरफ गिरने लगती है, ठीक उन पलों में जब उसने बचपन में उस औरत को देखा था। ये हिस्सा मानवीय आघात पर सबसे गहरी टिप्पणी है। जब नेल खुद बेंट नेक लेडी बनकर अतीत में पहुंचती है तो ये दर्शाता है कि गहरा सदमा समय को सीधी रेखा में नहीं चलने देता। भविष्य और अतीत इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि इंसान दर्द के चक्र में फंस जाता है। नेल अपनी पूरी जिंदगी जिस भूत से भागती रही वो उसका अपना ही दुखद भविष्य था। हम खुद ही अपने सबसे बड़े डर बन जाते हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देता है। और नोट्स में एक और रहस्यमयी चीज का जिक्र है, रेड रूम यानी लाल कमरा। घर का वो इकलौता कमरा जिसका दरवाजा कभी खुला नहीं मिला। लेकिन अंत में पता चलता है कि रेड रूम कभी बंद था ही नहीं। उसने हर किसी के लिए अलग रूप धारण कर लिया था। ल्यूक के लिए ट्री हाउस, थियो के लिए डांस स्टूडियो, शर्ली के लिए आराम करने का कमरा और ओलिविया के लिए रीडिंग रूम। तो ये रेड रूम असल में क्या था? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो रेड रूम उस घर का पेट था। ये कमरा इस बात का प्रतीक है कि इंसान का दिमाग कैसे खुद को धोखा दे सकता है। मतलब ये हर व्यक्ति को वही चीज दे रहा था जिसकी उन्हें जरूरत थी, सुकून और शांति। लेकिन असल में जब वे आराम कर रहे होते थे तब घर धीरे धीरे उन्हें मानसिक रूप से पचा रहा होता था, उन्हें बाकी परिवार से अलग कर रहा था। ये एक मानसिक कैद खाना था जहाँ इंसान खुशी खुशी जाता है और हमेशा के लिए कैद हो जाता है। आघात इंसान को अपनों से ही अलग थलग कर देता है। हर कोई अपने लाल कमरे में था लेकिन सब अकेले थे। अगर हम इन सभी प्रतीकों को डिकोड करें तो अर्थ साफ है। हिल हाउस ट्रॉमा का प्रतीक है। भूत हमारे अतीत की कड़वी यादें हैं। ओलिविया मानसिक टूटन और अपराध बोध है। और रेड रूम हर व्यक्ति का अपना अलग मानसिक कैद खाना। असली भूत बाहर नहीं, हमारे दिमाग और यादों में होते हैं। और यही बात निर्माता माइक फ्लानेगन के नजरिए को खास बनाती है। उन्होंने हॉरर को गहरी भावनाओं के साथ जोड़ा है। डरावनी कहानियों का मतलब सिर्फ खून खराबा नहीं होता। फ्लैनेगन ने हॉरर को मानवीय त्रासदी की परतें खोलने के लिए इस्तेमाल किया। ये कहानी दुख के चरणों और पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं के बारे में है। सबसे ज्यादा डरावनी चीज पलंग के नीचे छिपा दानव नहीं, इंसान का अपना अनसुलझा दुख होता है। ये सीरीज डराने से कहीं ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। तो पूरे स्रोत का सार यही है कि हिल हाउस सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं बल्कि छिपे दर्द और अधूरे जख्मों का जीता जागता प्रतीक है। वे जिस घर से भाग रहे थे उसे अपने दिमाग में बसाकर साथ ले गए। असली भूत उनकी अपनी यादों में बसे हुए थे। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर हम उस रेड रूम के विचार को असल जिंदगी के नजरिए से देखें, जो सुकून देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, तो क्या असल जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता? जब हम अपने अतीत के दर्द या गलतियों का सामना करने से इनकार कर देते हैं तो हमारा अपना दिमाग ही हमारे लिए एक रेड रूम तैयार कर लेता है, जिसके दरवाजे अंदर से बंद होते हैं, जहां हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही यादों और अनसुलझे दर्द के कैदी बन जाते हैं। ये सच में बहुत ही गहरा विचार है, किसी को भी अपने बनाए हुए दायरों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। इस सवाल को अपने जहन में जरूर रखिएगा। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने अंदर उठने वाले सवालों को हमेशा जिंदा रखिए।